हेलो फ्रेंड्स, जॉन टेक डिजिटल क्लासरूम में आपका स्वागत है। जिस भी स्टूडेंट ने एसीएफ का सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट से ऑप्ट करके एग्ज़ाम दिया था, उस एग्ज़ाम की आंसर की का वीडियो हम बना चुके हैं। अभी आरपीएससी ने अपनी ऑफिशियल आंसर की लॉन्च की है और उस आंसर की में कुछ क्वेश्चंस के डाउट से बच्चों के फ़ोन आ रहे थे कि सर आप वीडियो बनाइए और कि हमें गाइड कीजिए कि हम इस क्वेश्चन का डाउट किस तरीके से वहाँ पर लगाएं। और जो लास्ट डेट है इसकी वो 19 ऑफ जुलाई है। तो कुछ जो ऐसे क्वेश्चन हैं जिनमें आपको डाउट हो सकता है और आप उसमें अगर ऑब्जेक्शन लगाना चाहते हो तो उन क्वेश्चंस को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। इन क्वेश्चंस के अलावा भी अगर आपके कोई और क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको डाउट होगा तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए फ़ोन नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पर ये जो आपके ऑप्शंस के जो ऑर्डर है वो मे भी डिफरेंट हो सकते हैं आरपीएससी ने जिस पेपर में दिया हो, लेकिन वो जो आंसर उन्होंने दिया है वो यहाँ पर हम बता रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ये था, ये हमने वहां पर तब भी डिस्कस किया था कि प्लेट गर्डर की जो ऑप्टिमम डेप्थ है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऑप्टिमम डेप्थ के लिए एक एम्पेरिकल रिलेशनशिप होता है। उस एम्पेरिकल रिलेशनशिप में ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है, अगर यहाँ पर के ऊपर स्क्वायर नहीं होता तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट होता, बट आरपीएससी ने फोर्थ वाला ऑप्शन यहाँ पर माना है। फोर्थ वाले ऑप्शन में क्या है आपका m/fy डिवाइडेड बाई के स्क्वायर की पावर 0.33। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन आपका तब सही होता है जब के पर कोई आपका स्क्वायर नहीं होता। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, इसमें और कोई ऑप्शन सही है ही नहीं। तो इसका जो रेफरेंस होगा, हमारा रेफरेंस हम ले रहे हैं यहाँ पर, रेफरेंस हम ले रहे हैं डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स में और डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स बाय लिमिट स्टेट, और जो आपके ऑथर हैं वो है एस भाविकट्टी। उसमें जो प्लेट गर्डर डिजाइन वाला चैप्टर है उसके प्रोसीजर में जब आप जाओगे, प्रोसीजर ऑफ डिजाइन ऑफ प्लेट गर्डर्स, तो वहां पर जो सेकंड पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है डिसाइड whether to use not to use transfer stiffness and assume the value of k, determine the economical depth। इकोनॉमिकल डेप्थ निकालने के लिए जो यहाँ पर रिलेशनशिप है, अगर आपको क्लियरली नजर नहीं आ रहा हो तो मैं लिख रहा हूँ कि एम के डिवाइडेड बाई एफ वाई की पावर 0.33, ये रिलेशनशिप होता है और हमारा रेफरेंस ये बुक है। वहां पर अगर आप देखोगे तो एम के बाई एफ वाई ये ऐसा कुछ है, लेकिन वहां पर के पर स्क्वायर लगा हुआ है, तो वो ऑप्शन आपका सही हो सकता था, लेकिन आरपीएससी ने ये वाला आपका माना हुआ है। आरपीएससी ने माना है आपका ये फोर्थ वाला ऑप्शन माना है, जो तो बिल्कुल ही सही नहीं है। ठीक है, तो इसमें कोई भी ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं है। तो और जो रेफरेंस है वो मैंने बता दिया। रेफरेंस आपका जो एस भाविकट्टी है उसका जो प्लेट गर्डर डिजाइन वाला चैप्टर है उसमें डिजाइन प्रोसीजर दिया हुआ है, तो आप उसका रेफरेंस दे सकते हो। नेक्स्ट है द अनस्टीफन टॉप एज ऑफ गसेट प्लेट शुड बी लिमिटेड टू। जो गसेट प्लेट है अनस्टीफन, उसका जो टॉप एज है वो किससे कितना लिमिटेड करोगे, आप उसकी कितनी लेंथ लिमिट करोगे, तो उसके रिलेटेड ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एसके दुग्गल की जो टेंशन मेंबर जो चैप्टर है डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर, उसी के पीछे क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है और सेम क्वेश्चन है, और वहां पर जो आंसर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 42T, और उस वीडियो में भी जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें 42T ही था। और उस बुक में अगर आप देखोगे तो आपको इससे रिलेटेड जो प्रोविजन है वो भी मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन आरपीएससी ने इसका माना हुआ है 16T, तो उसी का रेफरेंस आप इस तरीके से भी लगा सकते हो कि जो टेंशन मेंबर वाला चैप्टर है जो आपकी बुक है एसके दुग्गल टीएमएच की आती है डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स, उसमें 18 नंबर का क्वेश्चन ये यहाँ पर गिवन है और उसका आंसर आपका डी गिवन है और ये करेक्ट है। ठीक है, तो आरपीएससी ने माना है 16T, लेकिन एक्चुअल में आंसर क्या होना चाहिए था आपका 42 थी। जो आपका ये वाला है ये आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो इसका रेफरेंस आपको लगाना है एसके दुग्गल बुक का जो डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर है, वहां पर आपको ये मिल जाएगा इससे रिलेटेड। नेक्स्ट है व्हाट परसेंटेज ऑफ फाइनल लोड इज द अलाउएबल लोड व्हेन देयर इज नेट सेटलमेंट ऑफ 6 mm इन द पाइल लोड टेस्ट। पाइल लोड टेस्ट में जब नेट सेटलमेंट जिस लोड पर, मतलब आप लोड लगा रहे हो पाइल लोड पर और पाइल पर आप लोड लगा रहे हो, तो 6 mm तक का सेटलमेंट जितने लोड पर आ जाएगा उस लोड का कितना परसेंट आप अलाउएबल लोड लोगे, ये इससे रिलेटेड है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो कोडल प्रोविजन है वो हम देखते हैं। उसका रेफरेंस है जो आपकी बुक है KR अरोड़ा डिजाइन ऑफ सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग, वहां पर इससे रिलेटेड लिखा हुआ है। जब जब आंसर की वाला वीडियो बनाया था तब भी मैंने बोला था कि इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिए उसमें से 2 ऑप्शन आपके करेक्ट हो सकते हैं। अभी तो आरपीएससी ने 66.7% माना है, लेकिन
50% भी इसमें करेक्ट हो सकता है, वो हम देखते हैं, उस लिटरेचर को पढ़ते हैं। तो ये लिटरेचर है सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग, ऑथर है KR अरोरा। इसमें अगर आप यहाँ पर देखोगे तो अकॉर्डिंग टू IS 2911, एक तो कोडल प्रोविजन के अकॉर्डिंग है, तो वो क्या है, IS 2911 के अकॉर्डिंग द सेफ लोड इज टेकन एज 1/2 ऑफ द लोड एट विच टोटल सेटलमेंट इज इक्वल टू 10% ऑफ द पाइल डायमीटर। फर्स्ट ऑप्शन तो ये, फर्स्ट कंडीशन तो ये कि जो पाइल डायमीटर का 10% का सेटलमेंट अगर हो जाता है जिस लोड पे, तो उसका आधा लोड हम अलाउबल लोड लेंगे, और इसके अलावा और क्या करोगे, 2/3 ऑफ द फाइनल लोड एट विच टोटल सेटलमेंट इज 12 mm विचएवर इज लेस। तो दो चीजें, या तो जो पाइल डायमीटर का है उसका 10% के बराबर सेटलमेंट हो जाए, जितने लोड पे होगा उसका 50%, या फिर आपका जो टोटल सेटलमेंट है वो 12 mm हो जाए, और 12 mm जितने लोड पर होगा उसका 2/3। तो इन दोनों में से जो मिनिमम होगा वो लिया जाएगा, ये है कोडल प्रोविजन। उसके अलावा क्या है, अकॉर्डिंग टू अनदर क्राइटेरिया, जिससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो अकॉर्डिंग टू अनदर क्राइटेरिया द सेफ लोड इज टेकन एज 1/2 to 2/3। ये लाइन पर हमने उस टाइम भी डिस्कस किया था आपसे कि 1/2 to 2/3, आधे से 2/3 तक, मतलब 50% से 67% तक ऑफ द लोड विच गिव्स ए नेट सेटलमेंट ऑफ 6 mm। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि 50% भी हो सकता है और 67% भी हो सकता है, ठीक है। और जबकि RPSC ने जो आंसर माना है वो 67% माना है, और उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो बुक है आपकी स्टैंडर्ड बुक है उसके अकॉर्डिंग तो 50% भी सही आंसर है और 66.7% भी सही आंसर है, ठीक है। ये फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। इन ए यूट्यूब मर्क्यूरी मैनोमीटर, one end is exposed to the atmosphere and other end is connected to a pressurized gas. The gauge pressure of the gas is found to be 40 kilopascal। जो एक जो एंड है वो तो एटमॉस्फेयर पर है, और जो दूसरा एंड है वो प्रेशराइज गैस से कनेक्टेड है जिसका प्रेशर है 40 kPa किलोपास्कल, ठीक है। नाउ वी चेंज द मैनोमेट्रिक फ्लूइड टू वाटर। पहले मैनोमेट्रिक फ्लूइड मर्करी था, फिर वाटर चेंज कर दिया आपने, ठीक है। द हाइट डिफरेंस चेंजेस बाई, तो जो हाइट का डिफरेंस होगा वो कितना चेंज हो जाएगा वो आपसे पूछा है। मरकरी से आपने अब क्या लगा दिया वहां पर, वाटर, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, हम डायरेक्टली प्रेशर से हम हाइट निकाल लेंगे, जो प्रेशर है उसके अकॉर्डिंग हम हाइट निकाल लेंगे, मैनोमेट्रिक फ्लूइड में कितनी हाइट होगी, और उनसे फिर हम कंपेयर कर लेंगे। जब आपका जो आपका मरकरी है वो 13.6 टाइम ज़्यादा डेंस होता है, तो वाटर के केस में जो हाइट होगी वो ज़्यादा आएगी आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर हाइट व्हेन मर्क्यूरी मैनोमीटर इज फ्लूइड, जब आपका मैनोमीटर फ्लूइड क्या था, मर्करी, तो उस केस में आपकी रोजी एच को जब हम प्रेशर के इक्वल करेंगे तो हमारी एच की वैल्यू आ रही 0.299, मतलब 3 मीटर, 0.3 मीटर हमारी हाइट ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूइड है। किस केस में, जब आपका हाइट ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूइड है, किस केस में, जब आपका मर्क्यूरी तो मैनोमेट्रिक फ्लूइड है और प्रेशर कितना लग रहा है 40 kPa। हाइट व्हेन एटमॉस्फेयर मैनोमेट्रिक फ्लूइड इज वाटर, जब आपने मैनोमेट्रिक फ्लूइड को वाटर यूज कर लिया एज ए, तो उस केस में एच आएगी हमारी रोजी एच के इक्वल करेंगे 42 kPa, तो आ रहा है 4.07 मीटर, ठीक है। अब डिफरेंस कितना है, परसेंटेज डिफरेंस बताना मैनोमीटर से वाटर में कन्वर्ट होने के लिए। तो मैनोमीटर से वाटर में जब कन्वर्ट होगे तो इस रिलेशन से जब आप निकालोगे तो 12.56 इंटू 100%, मतलब ये जो है आपका इसका जो इसकी वैल्यू तो आ जाएगी 12.56, फिर ये 100 से मल्टीप्लाई होगा तभी आपका परसेंटेज आने वाला है, ठीक है। अब क्वेश्चन में आपके अगर आप ऑप्शन देखो तो यहाँ पर आपके RPSC ने माना है 12.60%, जो कि पार्शियली सही है। अगर इसको 100 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो एक्चुअल सही है कि 1256 या 1260 परसेंटेज बढ़ गए, मतलब 0.3 मीटर से 4.07 मीटर हो चुका है, तो वो आपका लगभग 1260% बढ़ चुका है, ठीक है। तो RPSC ने 12.60% माना है, वो पार्शियली सही है, क्योंकि 100% सही इसलिए नहीं है क्योंकि इससे फिर 100 मल्टीप्लाई होगा तब परसेंटेज निकलेगा, ठीक है। ये तो हमें फैक्टर पता चला कि कितने फैक्टर से बढ़ गया, ठीक है। और अगर इसी की जगह अगर आप परसेंटेज वोटर के बेसिस पे लेते तब तो फिर 3 आंसर सही होता, लेकिन परसेंटेज आपको कैसे लेना है, फर्स्ट कंडीशन एंड लास्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो जो लास्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग जो आपका आ रहा है वो आ रहा है 12.56 इंटू 100, मतलब 1256% एक्चुअल आंसर होना चाहिए था, और RPSC ने लिया है यहाँ पर परसेंटेज में 12.60%, और कोई ऑप्शन यहाँ पर है भी नहीं, तो ये पार्शियली अप्रोप्रिएट है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। बाकी और कोई ऑप्शन आपका इस
मोस्ट एक्यूरेट वाली कैटेगरी में नहीं आ रहा है। 92.6 आपका, तो 92.6 आएगा आपका, लेकिन वो तब आएगा जब आप वोटर के रेस्पेक्ट में निकालोगे। मतलब आप 4.07 माइनस 0.3 डिवाइडेड बाई 4.07 करोगे तो 92.6% आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन की क्या लैंग्वेज है, क्वेश्चन की लैंग्वेज ये कि हाइट में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस आप इनिशियल और फाइनल कंडीशन के अकॉर्डिंग लेते हो। तो इनिशियल कंडीशन के अनुसार तो 1256% होना चाहिए था, वो यहाँ पर कोई गिवन नहीं है, तो जो लेस्ट अप्रोप्रिएट है वो 12.60% यहाँ पर यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट इसेंट्रिकली लोडेड स्ट्रक्चर हैव टू बी डिजाइन। जो इसेंट्रिकली लोडेड स्ट्रक्चर है वो किसके लिए आपके डिजाइन होंगे, तो उस पर जो ऑप्शन आपका माना है कंबाइंड एक्सियल फोर्स, ठीक है। और ऑप्शंस यहाँ पर और गिवन है कंबाइंड बाईएक्सियल फोर्स, यूनिएक्सियल फोर्स, बाईएक्सियल फोर्स। तो कंबाइंड, अब यहां पर ये एप्रोप्रिएट तब होता है कि जब इसेंट्रिसिटी आ जाती है। जैसे ये यहां पर इसेंट्रिसिटी आ गई, ये तो आपका कॉलम का क्रॉस सेक्शन है। अगर सेंट्रिक ही लगेगा लोड तब तो एक्सियल ही रहेगा, ठीक है। अब इसेंट्रिसिटी दो तरीके से हो सकती है, या तो इसेंट्रिसिटी एक ही एक्सिस के अबाउट आए, और या फिर इसेंट्रिसिटी इस तरीके से आएगी तो वो उसकी वजह से दोनों एक्सिस के अबाउट आपकी बेंडिंग जनरेट होगी, ठीक है। तो इसका जो एप्रोप्रिएट ऑप्शन होना चाहिए था, और यहाँ पर इसेंट्रिसिटी के बारे में ये गिवन नहीं कि इसेंट्रिसिटी ये 1 वाली है या फिर 2 वाली है, ठीक है। ऐसा कुछ गिवन नहीं, ना तो 1 वाली होगी तो कंबाइंड बेंडिंग एंड एक्सियल फोर्स आएगा, और बेंडिंग कौन सी होगी, यूनिएक्सियल। लेकिन अगर ये सेकंड वाला हो गया तो कंबाइंड बाईएक्सियल बेंडिंग एंड एक्सियल फोर्स होगा। तो इसका जो एप्रोप्रिएट ऑप्शन होना चाहिए था वो होना चाहिए था कंबाइंड बाईएक्सियल बेंडिंग एंड एक्सियल फोर्स, ठीक है। कंबाइंड बाईएक्सियल बेंडिंग एंड एक्सियल फोर्स, और यहाँ पर इससे रिलेटेड ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं। एप्रोप्रिएट जो होना चाहिए था, क्योंकि आपको इसेंट्रिसिटी का ये गिवन नहीं कि इसेंट्रिसिटी फर्स्ट वाली या सेकंड वाली, तो इन जनरल कंडीशन ली जाएगी, ठीक है। और ऑप्शन आपको फोर्थ यहाँ पर गिवन है, जबकि ऐसा नहीं। कंबाइंड बाईएक्सियल बेंडिंग एंड एक्सियल फोर्स, एक बेंडिंग होगी इस वाली इसेंट्रिसिटी के कारण दोनों एक्सिस के अबाउट, और एक्सियल फोर्स तो आपका लगेगा ही सही, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ये होना चाहिए था, जो यहाँ पर किसी में भी अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट है विच डोर इज जनरली यूज्ड इन रेजिडेंशियल बिल्डिंग। ये भी वहाँ पे डिस्कस किया था। इसमें से जो आपका रोटेटिंग डोर के अलावा सारे ही रेजिडेंशियल बिल्डिंग में यूज होते हैं। डोर्स के बारे में आपको देखना है, रेफरेंस देना है, तो रेफरेंस आपको मिल जाएगा द टेक्स्ट बुक ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के नाम से है, और ऑथर है एसपी अरोरा एंड एसपी बिंद्रा। बिंद्रा एंड अरोरा के नाम से ये बुक फेमस है, ठीक है, द टेक्स्ट बुक ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। अब इसमें देखो, लोअर डोर और फ्लश डोर, ये दोनों डोर आपके डोर के यूटिलाइजेशन के अकॉर्डिंग वाली कैटेगरी से है। हिंज्ड डोर ये होगा कि जो डोर का कनेक्शन है वो उसके तरीके से, तो जनरली जो रेजिडेंशियल में होते हैं वो हिंज वाले डोर होते हैं, एक हिंज से कनेक्टेड होते हैं, उससे ओपन होते हैं। रोटेटिंग डोर आपका रेजिडेंशियल में यूज नहीं होता, ये कहीं शॉपिंग मॉल है या फिर कोई गार्डन है वहां पर यूज होगा। तो लोअर डोर, फ्लश डोर, हिंज डोर, ये तीनों ही यूज होते हैं। तो यहाँ पर एक्चुअल में तो होना चाहिए था कि विच डोर इज नॉट जनरली यूज्ड, तब जाकर के आपका थर्ड ऑप्शन सही होता। आरपीएससी ने माना है सेकंड ऑप्शन सही, जबकि लोअर डोर भी यूज होता है। हिंज डोर तो उस डोर का कनेक्शन है, वो कैटेगरी आपके यूटिलाइजेशन वाली कैटेगरी नहीं है, वो कनेक्शन के टाइप है कि भाई किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो हमारे अकॉर्डिंग इसमें फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ चारों ऑप्शन सही होने चाहिए थे। जो रोटेटिंग डोर है वो आपका यूज नहीं होता है रेजिडेंशियल बिल्डिंग में जनरली। और अगर आप डायग्राम देखना चाहो तो ये लोअर डोर है। लोअर डोर में इस तरीके से ये कुछ वेंटिलेशन के लिए आपके प्लेट्स लगाई जाती हैं, ठीक है, पूरा आपका सॉलिड नहीं होता है। ये फ्लश डोर है आपका, जो जनरली एक पूरी प्लाईवुड का होता है, एक कंटिन्यू प्लाईवुड होती है। और ये आपका रोटेटिंग डोर है जो जनरली शॉपिंग मॉल या फिर होटल्स में होता है, ठीक है। तो इसमें अगर ऑप्शन, सही ऑप्शन की बात करें तो फर्स्ट भी सही हो सकता है, सेकंड भी, और फोर्थ तो आपका कनेक्शन का टाइप है, वो कोई फंक्शन के अकॉर्डिंग टाइप नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो और आरपीएससी ने फ्लश डोर माना है, तो इसमें वैसे फिर से कोई ये इनअप्रोप्रिएट है, मतलब इसमें कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं है। और रेफरेंस आपका एसपी अरोरा एंड बिंद्रा जो बुक आती है द टेक्स्ट बुक ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, वहां पर आपको मिल जाएगा।
लास्ट वाला इसमें फॉर्म्स इन शटरिंग हुज कंपोनेंट कैन बी रीयूज्ड सेवर टाइम। अब ये क्वेश्चन है कि भाई शटरिंग के कौन से वाले फॉर्म है जो सेवरल टाइम आप यूज कर सकते हो, तो इनमें से ये सारे ही आप सेवरल टाइम यूज कर सकते हो। कोई ऐसा कैटेगरी नहीं है कि किसी एक को एक बार यूज कर लिया तो वापस यूज नहीं होगा। जैसे कि है केसिंग, केसिंग सर्कुलर कॉलम के लिए होगा, अगर सेम डायमीटर का कॉलम है तो वहां पर आप यूज कर सकते हो। 3 या 4 फ्लोर की बिल्डिंग है और कॉलम की साइज डिफरेंट नहीं हो रही है, तो फर्स्ट फ्लोर पर अगर आपने केसिंग लगा दी, जो सर्कुलर कॉलम है उसमें फॉर्मवर्क लगा दिया, तो उसको नेक्स्ट फ्लोर पर भी लगा सकते हो जो आप उसको ओपन करोगे। ठीक है। स्ट्रिपिंग पैनल फॉर्म, ये पैनल फॉर्म का ही टाइप है जो आप स्टील के लगाते हो या वुडन के लगाते हो, तो वो जो पैनल्स है उनको भी आप फिर से यूज कर सकते हैं। नॉवेल फॉर्म होते हैं जो आपके सपोर्ट्स होते हैं, जैसे या तो आप वुडन की लगाते हो या फिर आप आयरन की, स्टील की जो लगाते हो, वो भी सारी यूज हो सकती है। तो इसमें सारे ही ऑप्शन सही है, आप सारी चीजों को रीयूज कर सकते हो। ठीक है। और आरपीएससी ने फोर्थ वाला माना है, पैनल फॉर्म आपका यहाँ पर माना है, तो इसमें आपको इस तरीके से लिखना है कि इन सभी को ही हम फिर से रीयूज कर सकते हैं। कोई ऐसा पर्टिकुलर क्राइटेरिया नहीं है कि भाई इसको फिर से रीयूज नहीं करेंगे। ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो बच्चों को डाउट थे कि भाई इसमें उनको ऑब्जेक्शन लगाना है तो किस तरीके से ऑब्जेक्शन लगाना है और क्या क्या आपके रेफरेंस है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया। और भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में ऐसा लगता है कि सर इस क्वेश्चन में डाउट है, आरपीएससी ने ये माना है, हमें इस पे डाउट है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, जो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक गिवन होगा।